अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि भाई पॉइंट 2D क्लास है, राइट। पॉइंट 2D क्लास में इसका हमने एक्सटेंशन बनाया, यानी पॉइंट 3D क्लास बनाया। पॉइंट 2D क्लास में दो कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एंड वाई। पॉइंट 3D क्लास जब हमने बनाया तो उसका एक एक्सटेंशन z कोऑर्डिनेट हमने लिखा, और उसके लिए गेटर सेटर्स, सिर्फ उसी के लिए गेटर सेटर्स डिफाइन किए थे पॉइंट 3D क्लास में। एक्स और वाई के लिए नहीं करे थे, क्योंकि एक्स और वाई के गेटर सेटर्स पब्लिक है, इनहेरिट होकर के आ रहे थे। ठीक है, सिमिलरली कंस्ट्रक्टर भी हमने पॉइंट 3D में बनाए थे इन द सेम वे एज वी हैव डन इन पॉइंट 2D क्लास। ठीक है, मतलब दो कंस्ट्रक्टर उधर थे तो दो कंस्ट्रक्टर इधर भी हैं। उधर एक कंस्ट्रक्टर दो आर्गुमेंट ले रहा था पॉइंट 2D में, क्योंकि एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे। यहाँ पे तीन ले रहा है, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे P1 से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 3D P1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 3D, तो तीन कोऑर्डिनेट पास करेंगे, राइट। फिर हमने क्या करा था, दो कोऑर्डिनेट को पास कर दिया था पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास सेट होने के लिए, और तीसरे को हमने मैनुअली, क्योंकि z इसी क्लास का पार्ट है, z डायमेंशन, तो हमने दिस डॉट z इज इक्वल टू z कोड कर दिया था, राइट। सेम वे कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था, जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, नोअर कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसमें तीनों चीजों को 0 0 0 सेट कर दिया था। सेट भी कैसे करा था कि डेलीगेशन यूज करा था हमने, यानी दिस 0 0 0 का मतलब क्या है, इसी क्लास के 3R कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं, राइट। तो यानी ये कॉल कहाँ जा रहा था, ये कॉल इस जगह आ रहा था, ये एक्स वाई जेड तीनों 0 0 0 आ रहे थे। सुपर एक्स वाई पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में 0 0 पास हो रहा था, और तीसरा 0 जो था या दिस डॉट जेड के जरिए सेट हो रहा था। क्लियर। आपको ये भी बताया था कि आइदर सुपर और दिस should be the first, I mean the constructor call, not super dot this, super dot anything और this dot anything। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। दिस डॉट अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं सेम क्लास के। ठीक है, सुपर डॉट अगर आप यूज कर रहे हैं तो यानी किसी वेरिएबल या किसी मेथड को पेरेंट क्लास के आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर सुपर ब्रैकेट लगा रहे हैं इसका मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास कॉल भेज रहे हैं आप। ठीक है, तो जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जो कॉल आप भेजते हैं, दैट मीन्स सुपर एंड दिस विद ब्रैकेट, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट नहीं हो सकता वो, है ना, उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था, राइट। फाइन। नाउ if suppose we want to create a class, say for example new class, say for example xyz। ठीक है, जब हम इसको विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, यानी ये जो स्क्रीन पे हमारे पास आ रहा है इसके थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सुपर क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसका, या गिवन है, क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइन। अब ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है बाय डिफॉल्ट है, जब हमने पॉइंट 3D क्लास बनाई थी तब क्या करा था, इसको ब्राउज करके यहाँ पे क्या करा था, पॉइंट 2D हमने दिया था, और उसमें भी दो ऑप्शन आ रहे थे। एक पॉइंट 2D जावा डॉट AWT का था, जो हमारा अपना कोड नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट जो जो बेसिक जावा में ड्राइंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो बेसिक सबसे फंडामेंटल आपको सपोर्ट दिया जाता है वो है, राइट, वो एपीआईज है, यानी वो क्लासेस और मेथड्स है, राइट, वो हम यूज़ नहीं कर रहे। हमने क्या यूज़ करा था, पॉइंट 2D जो हमारे अपने एप्लीकेशन के पैकेज के अंदर मौजूद था, इसको हमने यूज़ करा था, राइट। तो ये हमने ब्राउज करके चेंज कर दिया था। अगर हम इसको ब्राउज करके चेंज ना करें तो इसका मतलब इसका जो सुपर क्लास होगा वो क्या होगा, java dot lang dot object होगा। You know that java dot lang is the only package which doesn't needs to be imported। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं दिख रहा है, राइट। कायदे से होना ये चाहिए था पब्लिक क्लास xyz एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिख करके नहीं आया। अगर हम इसको चाहें तो अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस कहने का मतलब ये है कि आप चाहे इसको लिखें चाहे न लिखें, कंपाइलर ने जब इस कोड को कंपाइल किया होगा तो चूंकि ये क्लास एक्स वाई जेड किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो पेरेंट क्लास होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लास होगा। उसने एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट लगा दिया है।
जिस तरह से अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर ना लिखें तो एक नो आर्गुमेंट वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बाइट कोड में इंसर्ट कर देता है ना। वो डॉट जावा फाइल में तो नहीं दिखेगी आपको, लेकिन आप उसको यूज करके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। सेम वे आप एज्यूम करो कि जब कंपाइल हुआ कोड और बाइट कोड बना, तो चूंकि इस क्लास का कोई और पेरेंट क्लास नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट इसका पेरेंट क्लास क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लास होगा। और ये वाला कोड आप एज्यूम करो कंपाइलर ने इंसर्ट कर दिया उसमें। फिर आप चाहे इसको मैनुअली अपने कोड में जावा फाइल के अंदर लिख रहे हो, चाहे नहीं लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम है, ठीक है। बशर्ते शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इस क्लास ने किसी और क्लास को एक्सटेंड न किया हो। क्योंकि आपको पता है कि जावा में एक क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती, है ना। एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो अगर मान लीजिए पॉइंट थ्री डी क्लास को आपने पॉइंट टू डी क्लास से एक्सटेंड कर रखा है, और यहाँ पर अगर आप चाहेंगे पॉइंट टू डी कॉमा ऑब्जेक्ट लगाना, तो दैट विल बी अ कंपाइलेशन एरर, ये काम नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। बट स्टिल वी विल से दैट पॉइंट टू डी हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास, sorry, point 3D is all has been extended from the object class. Still we will say, I'm repeating, still we will say that point 3D is an extension of object class. क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? देखिए, एक बात तो साफ है, जब पॉइंट टू डी मैंने बनाया था तो पॉइंट टू डी क्लास के आगे कुछ भी नहीं लिखा था, राइट। तो आप को भी रूल जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपने अज्यूम कर लिया एक्सटेंड तो ऑब्जेक्ट अपने आप आ गया होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं पॉइंट टू डी इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। पॉइंट टू डी इज एन एक्सटेंशन टू ऑब्जेक्ट, दोनों बात ट्रू है। ऑब्जेक्ट इज ए जनरलाइजेशन एंड पॉइंट टू डी इज ए स्पेशलाइजेशन। जब कोई पेरेंट क्लास आप बनाते हैं, जो कॉमन कोड होता है उसको मूव करते हैं एक लेवल अप, है ना। एनिमल क्लास में वो सारे मेथड्स थे जो सारे चाइल्ड क्लासेस चाहे तो एज इट इज यूज कर ले, चाहे तो वो राइट कर ले, मगर सबको अवेलेबल थे वो। यानी जो कॉमन कोड था आपने अपर लेवल पे मूव करा। तो जो पेरेंट क्लास होता है उसको जनरलाइजेशन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो कोड भी होता है वो जनरल होता है सभी चाइल्ड क्लासेस के लिए, और चाइल्ड क्लासेस दे आर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब मैं बोलूंगा लायन इज अ एनिमल, बट लायन इज अ स्पेशल स्पेशल एनिमल, वन ऑफ द स्पेसिफिक एनिमल, तो उसकी स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं। एक्सटेंशन क्यों कहते थे, क्योंकि लायन अपने सेपरेट वेरिएबल्स और मेथड को भी डिफाइन कर सकता था, जैसे पॉइंट थ्री डी ने जेड कोऑर्डिनेट और उसके डेटा सेटर्स और अपने कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करा, राइट। तो वो एक्सटेंशन भी हो गया। तो एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हर बात से, हर सेंटेंस से अलग अलग मीनिंग कन्वे होती है। जैसे मैं कहूँ कि पॉइंट टू डी इज अ जनरलाइजेशन एंड पॉइंट थ्री डी इज अ स्पेशलाइजेशन, या एनिमल इज अ जनरलाइजेशन, कैट लायन काउ आर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या कन्वे हो रहा है कि जो जनरल कोड है वो आपने एनिमल क्लास में पेरेंट क्लास में मूव कर रखा है ना, जो सबके लिए कॉमन है। तो कॉमन बिहेवियर को आपने मूव कर रखा है, कॉमन डाटा को मूव कर रखा है, इसे कहने का ये मतलब हुआ। जब हम कह रहे हैं कि पॉइंट टू डी इज द सुपर क्लास, ठीक है, एंड पॉइंट थ्री डी इज एन एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ कि न सिर्फ पेरेंट क्लास पॉइंट टू डी है, यानी पॉइंट थ्री डी इज पॉइंट टू डी, ये भी हम कहेंगे, प्लस ये भी कहेंगे कि पॉइंट थ्री डी हैज डिफाइंड इट्स ओन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब कन्वे हो रहा है। जब हम इज ए रिलेशनशिप की बात करते हैं, कैट इज अ एनिमल, लॉयन इज अ एनिमल, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एनिमल के रेफरेंस टाइप को आप यूज करके कैट के ऑब्जेक्ट और लॉयन के ऑब्जेक्ट के को रिफर कर सकते हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, राइट। कैट इज अ एनिमल कहना सही है, लेकिन एनिमल इज अ कैट कहना गलत है। इसका मतलब आप रिवर्स करना चाहें कैट सी इज इक्वल टू न्यू एनिमल, ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सेंटेंस हम दोबारा कह रहे हैं, लेकिन अब उसके कहने का मतलब फर्क हो गया, उसकी मीनिंग से कुछ और कन्वे हो रहा है, राइट। तो यहाँ पॉइंट टू डी क्या कह रहा है कि पॉइंट टू डी ऑटोमेटिकली, जो कि किसी और क्लास इसका पेरेंट क्लास नहीं है, तो इसका पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास बन जाएगा विद द कैपिटल ओ, ठीक है। चाहे आप इस कोड को लिख रहे हैं चाहे नहीं लिख रहे हैं, एक्सटेंस ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं
या फिर नहीं लिख रहे, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें भाई? फिर मैं क्या कह रहा हूं कि पॉइंट थ्री डी, दिस क्लास एक्सटेंड्स पॉइंट टू डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट थ्री डी इज पॉइंट टू डी, पॉइंट टू डी इज एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट थ्री डी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं। फाइन, क्योंकि अपर लेवल हायरार्की में कहीं तो ऑब्जेक्ट उसका पेरेंट क्लास है, और ऑब्जेक्ट क्लास का रिफर वेरिएबल को हम यूज करके हम चाहे तो पॉइंट थ्री डी के ऑब्जेक्ट को रिफर करा सकते हैं। फाइन, अगर हम ऐसा कोड लिखें, पॉइंट टू डी पी टू डी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट थ्री डी, ये कोड सही है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। जैसे एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू कैट करते थे, वैसे ही पॉइंट टू डी, क्योंकि पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, तो पॉइंट टू डी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट थ्री डी कर सकते हैं, पॉइंट टू डी का रेफरेंस वेरिएबल पी टू डी लेकर के। फाइन, कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, ऑब्जेक्ट ओ ओ पॉइंट इज इक्वल टू न्यू पॉइंट टू डी। सही है, ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास है पॉइंट टू डी का, क्योंकि पॉइंट टू डी का हमने कोई मैनुअली एक्सटेंड्स कोई क्लास नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट टू डी एक्सटेंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। तो हम ऑब्जेक्ट क्लास को एज रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं पॉइंट टू डी के ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए। सेम वे लाइक एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू कैट। करेक्ट, सही है भाई? क्लियर है या डाउट है कुछ? यू विल ऑलवेज हैव टू रिफर द बेसिक्स, जो इतने क्लासेस पहले हमने डिस्कस करे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसको अगर आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे की चीजें समझना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, थोड़ा क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, काम चलेगा नहीं फिर। तो जब हम यहाँ तक कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट थ्री डी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट थ्री डी, 3,5,9। सही है, पॉइंट थ्री डी इज पॉइंट टू डी, पॉइंट टू डी इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट थ्री डी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। करेक्ट, ऑब्जेक्ट से हम इसको रिफर कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्लास का अगर कोई वेरिएबल है तो जावा यूनिवर्स में आपने जितने भी क्लासेस बनाई हैं उन सब के ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को होल्ड कर सकता है। सिंपल सी बात। करेक्ट है, स्टेटमेंट को दोहराइए, आप में से कोई एक दोहराइए, क्या कहा मैंने अभी? देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रोक लो, एक बार रोक के फिर से पूछ लो। मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस टाइप या रेफरेंस वेरिएबल, दैट मींस सिंपली मैंने कहा ऑब्जेक्ट एक्स, ऑब्जेक्ट टाइप का है ना, this could be used to hold the address of any address of any object of any classes that you have created in the Java world. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल ने पॉइंट थ्री डी को होल्ड किया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के वेरिएबल ने पॉइंट टू डी को होल्ड करा। ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल अगर हम चाहें तो इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एबीसी,
इसका एड्रेस डाल सकते हैं इसमें, राइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। कहीं ना कहीं क्लास हायरार्की में जो टॉप लेवल का क्लास होगा वो किसी चीज से एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा होगा। इसका मतलब नीचे वाले सारे क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रहे हैं। दैट मीन्स वी कॉल ऑब्जेक्ट एज अ यूनिवर्सल सुपर क्लास। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास और द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। ठीक है, either directly been extended or indirectly been extended। ठीक है, that means the reference variable of object class could be used to hold the address of any class object। करेक्ट, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपने क्या बनाया, सर्किल बनाया, सर्किल क्लास बनाई है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। मैं क्या कह सकता हूँ, द सेम ऑब्जेक्ट एक्स, मैं रीडिफाइन भी नहीं कर रहा हूँ, रीडिक्लेयर भी नहीं कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू, अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, न्यू सर्किल। सर्किल का कंस्ट्रक्टर क्या था, नॉन कंस्ट्रक्टर था इसमें, रहा होगा तभी उसने ले लिया। फाइन, न्यू रेक्टेंगल कर दे, न्यू ट्रायंगल कर दे। ठीक है, कैट, लाइन, डॉग, कुछ भी कर दें। फाइन, क्लियर है। तो यहाँ भी इज रिलेशनशिप आपका सेटिस्फाई हो रहा है। पॉइंट 3D इज पॉइंट 2D, पॉइंट 2D इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट 3D इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इवन अनरिलेटेड क्लासेस लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइन। अब आप बात करेंगे जैसे रेक्टेंगल या ट्रायंगल की मैंने बात करी या सर्किल की बात करी, तो सर्किल में क्या था, सर्किल एक्सटेंड्स फ्रॉम शेप टू डी। शेप टू डी का क्या किस्सा था, शेप टू डी एक्सटेंड्स शेप। नाउ shape doesn't extend from anything, so it means shape extends from object class। तो चाहे कितनी भी लेवल की हायरार्की उसे मतलब नहीं है, हर क्लास का जो अल्टीमेट पेरेंट क्लास है वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, यूनिवर्सल सुपर क्लास। ठीक है, फाइन, ये बात क्लियर है। अब पॉइंट ये बनता है कि अब ये तो जावा के डेवलपर्स ने ये रूल सेट कर दिया कि अगर आप किसी क्लास को पेरेंट क्लास उसके लिए एक्सटेंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, यानी इसका पेरेंट क्लास प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसका पेरेंट क्लास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास बन जाएगा। राइट, ये तो जावा वालों ने करा, वो तो कंपाइलर इंसर्ट कर दे रहा है बिना आपकी मर्जी के। तो ऐसा करने का पर्पस क्या था, क्यों करा ऐसा, कोई तो वजह होगी, है ना। अब देखिए वजह ये है, इसकी वजह जो है वो है जनरलाइजेशन। टर्म जब यूज करा था मैंने जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन अभी किस कंटेक्स्ट में यूज करा था मैंने, एनिमल इज अ जनरलाइजेशन ऑफ लायन, कैट, डॉग और ऑल द चाइल्ड क्लासेस। क्या मतलब कहा था इसका, जो जनरल कॉमन चीज है, कॉमन बिहेवियर, कॉमन वेरिएबल, ये सारे कहाँ मूव हुए, पेरेंट क्लास में। तो ऑब्जेक्ट इज अ जनरलाइजेशन of all the classes that have been created or would ever be created in Java। इसका मतलब कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो जावा ऑब्जेक्ट के अंदर, जावा क्लास के अंदर उन्होंने लिख रखी हैं, जो वो चाहते हैं कि हर क्लास का पार्ट बन जाए इनहेरिट होकर के। चाहे वो क्लास हम जब भी बनाए, जो भी क्लास बनाए, पॉइंट 2D हो, पॉइंट 3D हो, सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, कैट, डॉग हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा 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 जनरल कोड है उसके अंदर जो सबका पार्ट बनना चाहिए, ऐसा जावा लैंग्वेज डेवलपर्स को लगा। फाइन, अब देखिए वो जनरल चीज क्या थी, देखिए अभी मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट, अगर आप ऊपर देखें, मैंने O1 O2 दो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस बना रखे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिंपली आके ऐसे कहूँ O1 डॉट, क्या दिख रहा है आपको, देखिए इक्वल्स दिख रहा है। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इक्वल्स मेथड है, ग्रीन मतलब पब्लिक, पब्लिक मेथड है। पैरामीटर क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का ही ले रहा है। ठीक है, कॉलन के बाद जो है वो रिटर्न टाइप है, रिटर्न क्या कर रहा है, बुलियन। इक्वल्स किस लिए यूज करते थे आप स्ट्रिंग में, बताइए जरा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। आपने देखा था डबल इक्वल टू से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एड्रेसेस कंपेयर होते थे, राइट। तो आपको स्ट्रिंग को कंपेयर करना था, तो ये बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट।
सिमिलरली एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड डिफाइंड है वो ऑब्जेक्ट ही ले रहा है, स्ट्रिंग नहीं ले रहा है, राइट। और यहाँ जो हाइफन देकर के जो बना हुआ है ये बता रहा है किस क्लास का पार्ट है ये, यानी किस क्लास में ये मेथड डिफाइंड है। किस क्लास में डिफाइंड है? ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है। ये सारे देखिए, गेट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है, हैश कोड ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है, नोटिफाई ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है, नोटिफाई ऑल ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है। ये दोनों अलग अलग मेथड है, वो लोडिंग नहीं है। फिर उसके बाद टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास में रिटर्न टाइप क्या है इसका? स्ट्रिंग है। वेट वेट वेट, तीन वेट के मेथड दिख रहे हैं, तीनों ओवरलोडेड है। एक में ए भी पैरामीटर नहीं है, एक में एक पैरामीटर है, एक में दो पैरामीटर है। तो जब पैरामीटर के नंबर या टाइप चेंज होते हैं तो क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं इसको। यानी वेट के तीन ओवरलोडेड मेथड, तीन वर्जन आपके पास मौजूद है और तीनों कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे हैं। तीनों रिटर्न क्या कर रहे हैं? वॉइड कर रहे हैं, राइट। तीनों कैसे मेथड है? पब्लिक मेथड है, राइट। ओके, अब एक मिनट के लिए हम O1 को भूल जाते हैं, स्ट्रिंग में आते हैं, str2। देखिए, अब स्ट्रिंग के अपने मेथड से कैरेट इंडेक्स आपने पैरामीटर में प्रोवाइड करा, आप उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा, राइट। यही होता है ना। आपने जामिया हमदर्द एक स्ट्रिंग में लिख रखा है, तो स्ट्रिंग के इंडेक्स 0 पे क्या है? जे है ना। स्ट्रिंग 1 पे क्या होगा? ए होगा, सो ऑन, है ना। तो एक्चुअली वो तो एज अ कैरेक्टर अरे ही मेंटेन हो रहा है ना स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या है? कैरेट मेथड जो है स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। कैसे पता चला आपको? ये हाइफन के बाद क्या लिखा है? स्ट्रिंग लिखा है। रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर है, क्योंकि उस पूरी स्ट्रिंग में से उस इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो उसको रिटर्न करना है। अगर आप ये मेथड कॉल करेंगे किसी स्ट्रिंग पर, किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर, फॉर एग्जांपल str2 पे आप कॉल करें अगर, तो str2 पे अगर मैं कहूँ कि इंडेक्स पोजीशन 1, ठीक है, कैर एड इंडेक्स पोजीशन से 1, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कर लूँ, तो क्या करूँ मैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस स्टेटमेंट को मैं क्या डाल दिया? कंट्रोल एस, रन करके देख लेते हैं एक बार क्या कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। ई प्रिंट हो रहा है। ई क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हेलो स्टोर था, इंडेक्स पोजीशन 0 पे एच था, इंडेक्स पोजीशन 1 पे ई था, करेक्ट, फाइन। वापस अपने जो पुराने मुद्दे पे हम वापस आते हैं। तो हम कर क्या रहे थे? हम str2 के मेथड्स देख रहे थे, क्या क्या मेथड इसमें अवेलेबल है। तो बहुत सारे मेथड्स आप देख रहे हैं जिनके जिसके बाद हाइफन स्ट्रिंग लिखा हुआ है, वो सारे किसके मेथड्स हैं? स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड मेथड्स है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे और भी मेथड्स इसमें होंगे जो कि ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, गेट क्लास आ रहा है, फाइन, अच्छा। और देखिए, नोटिफाई आ रहा है, नोटिफाई ऑल आ रहा है, ठीक है। ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे हैं। आ जाइए, वालेकुम अस्सलाम। ओके, टू स्ट्रिंग बताइए किससे आ रहा है? हैं? ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है किस क्लास से आ रहा है? स्ट्रिंग क्लास से। ये ऑब्जेक्ट क्लास में भी था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ नहीं दिखा रहा है, यहाँ स्ट्रिंग क्लास दिखा रहा है, क्यों? ऐसा तब होगा जब आप पेरेंट क्लास से आने वाले मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करके नई डिफिनेशन दे देंगे, तो वो मेथड अब किसका बन गया? चाइल्ड क्लास की नई डिफिनेशन। तब वो किस में दिखाएगा? चाइल्ड क्लास में दिखाएगा। तो ये इसका मतलब टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करा है इन्होंने? ओवरराइड करा है, ठीक है, ओवरराइड करा है। तो इसका मतलब ये भी है कि ऑब्जेक्ट क्लास के जो मेथड्स जो हैं, जितने भी सारे मेथड्स हैं, वो जनरलाइज कोड है। वो जितने भी आप क्लास लिखेंगे उन सब के अंदर वो अवेलेबल रहेगा, क्योंकि सारे क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रहे हैं, इनहेरिट होकर के अपने आप वो सारे कोड आ जाएंगे। लेकिन एज अ नॉर्मल रूल आप चाहें तो उनमें से हर मेथड को आप ओवरराइड करके उनकी डिफिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं अपनी नई क्लास के हिसाब से। क्लियर है? कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, है।
ओवरराइडिंग का एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको जनरलाइजेशन मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ कॉमन कोड है जो हर क्लासेस को जावा लैंग्वेज डेवलपर्स ये बिलीव करते हैं कि आपके हर क्लासेस के पास वो होनी चाहिए एक सपोर्ट की तरह से। आपको उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनको लिखना हो सकता है आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, नॉन बिजनेस लॉजिक हो, ठीक है। मतलब आपका जो कोर काम है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, उससे रिलेटेड वो बात नहीं होगी, है ना, उसका मतलब कुछ और है ना। तो वो क्यों आपको फोर्स करे कि आप अपने बिजनेस के लॉजिक से डेविएट होकर के उन पर्टिकुलर कोड को लिखना शुरू कर दें जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी कभी कोई ऐसा चैटिंग वगैरह का कोई ऐप वगैरह बनाया होगा, तो आपने देखा होगा सबसे पहले जब सी लैंग्वेज वगैरह यूज करते, सॉकेट वगैरह यूज करते थे, है ना, सॉकेट्स का कंसेप्ट होता था। फिर जावा वाला लैंग्वेज में मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, उससे आप कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके आ गए, है ना, अच्छे तरीके आ गए। तो ये जो अंडरलाइंग नेटवर्क की चीज़ें हैं, इश्यूज हैं, उनके लिए आपको सारे एपीआई मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सारे क्लासेस इनबिल्ट मिलते हैं कि नहीं लैंग्वेज में, है ना। क्यों मिलता है वो सपोर्ट आपको इसलिए मिलता है ताकि आपको बनाना है चैट एप्लीकेशन, है ना, आपको कंसोल में कहाँ डिस्प्ले करना है, किस बंदे को भेजना है, उसका लिस्ट वहाँ डिस्प्ले हो रही कि नहीं, ये उसके बिजनेस रिलेटेड चीज़ है। नॉन बिजनेस रिलेटेड चीज़ कि भाई अंडरलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करना, इधर से कैसे उधर तक जाएगा, कन्वर्ट कैसे होगा, है ना, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में, ठीक है। वो सब चीज़ें अंडरलाइन चीज़ें हैं जो नॉन कोर बिजनेस की चीज़ें हैं। तो वो लैंग्वेज डेवलपर्स ऑटोमेटिकली उसके लिए एपीआई बना के आपको दे देते हैं ताकि आप उसको आसानी से कर पाए, राइट। अब डाटा साइंस के लिए आप पाइथन यूज करते हैं, राइट, पाइथन या आर मोस्टली यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो लाइब्रेरी सपोर्ट है बहुत ज़्यादा है, किसका है, डाटा साइंस रिलेटेड या मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों का, है। अगर आप से फॉर एग्जाम्पल आपको कोरिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, दो डाटा सेट के बीच, तो आप कोरिलेशन का पूरा एल्गोरिथम अगर लिखने से खुद बैठ जाएं, ठीक है, तो आप कोरिलेशन से जो आपको इंटरप्रेट करना है, जो एनालाइज करना है, वो काम कब करेंगे आप। तो नॉन कोर बिजनेस की चीज हो गई, उसके लिए वो एपीआई ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसलिए वो जाके पाइथन और आर आपका इतना ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि डाटा साइंस में जो सपोर्ट है वो बहुत आसान सपोर्ट है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, है ना। वरना हर लैंग्वेज इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। व्हाई डोंट यू वर्क ऑन डाटा साइंस यूजिंग जावा, हालांकि जावा का भी लाइब्रेरीज है, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरी सिंपल है, बहुत रोबस्ट हो चुकी है, काफी लोगों ने काफी टाइम से कंट्रीब्यूट कर रखा है, राइट। तो सेम वे जावा डेवलपर्स को लगा कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो जनरलाइज कोड आप लिख रहे हैं दैट शुड बी रिक्वायर्ड बाय ऑल द क्लासेस दैट यू डेवलप, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव पुट इट अ लेवल अप। तो वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ आपको मिल रहा है, जितने भी बिहेवियर मिल रहे हैं, वो डेफिनेटली आप उसको ओवरराइड करने के लिए भी फ्री है, और ओवरराइड कई जगह आपको करना जरूरी भी होता है, मतलब दैट दैट मेक्स मोर सेंस, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं, जो टू स्ट्रिंग मेथड है, इसको स्ट्रिंग क्लास में ओवरराइड कर दिया गया है, राइट। ऑब्जेक्ट क्लास में से अब वो जो आ रहा है वो नहीं दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड दिखा रहा है, यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखने की कोशिश करते हैं कि वो टू स्ट्रिंग मेथड करता क्या है। अभी हमने ऑब्जेक्ट को लिया, यहाँ पे हम जरा ऑब्जेक्ट क्लास को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओवन, ओवन वेरिएबल किसका है, ऑब्जेक्ट क्लास का है, ठीक है। सिमिलरली ओ टू को भी प्रिंट कर लेते हैं एक बार, राइट। ओवन ओ टू दोनों को हम प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रिंट का स्टेटमेंट दोनों ओवन ओ टू के लिए लगा, जो सबसे पहले दो आउटपुट आएंगे वो क्या आएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ओवन पास करने और ओ टू के पास करने से जो आएंगे वो आएंगे, राइट, करेक्ट, वो आनी चाहिए। रन करके देख लेते हैं हम क्या दिख रहा है, दो लाइन, जिस क्लास को आपने पास किया है उस क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम आ रहा है अलॉन्ग विथ सम कोड। और चूंकि O1 और O2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, तो दोनों का जो कोड आ रहा है वो कोड अलग अलग है, राइट। दोनों ही ऑब्जेक्ट क्लास के स्ट्रक्चर थे, लेकिन दोनों के कोड अलग अलग आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हैश, ये इसको बोलते हैं एक हैश कोड, राइट। दिस हैश कोड इज a way, a kind of code that JVM uses to reach to the actual object in the heap, ठीक है, जैसे एड्रेस होता है। आप इसको यूज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप यूज कर सकते होते तो फिर आपको पॉइंटर्स से प्रोहिबिट करने का पर्पज ही फेल हो जाता, आपको मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस रोका गया है।
लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बताया जा रहा है कि दिस हैश कोड इज समथिंग विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रियल ऑब्जेक्ट एड्रेस। और वो जो एल्गोरिथम है वो जावा आपके जो जेवीएम है उसके अंदर मौजूद है। आप नहीं जानते उसको, आपको जानने की जरूरत भी नहीं। वो रिजॉल्व कर लेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसे जो फेच करना है फेच कर लेगा। आपको तो मेथड कॉल करके रीड या राइट करना है ना, करेक्ट। तो ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको जिसमें पूरा पूरा मतलब ऑब्जेक्ट का नाम फुली क्वालिफाइड नेम सेपरेटेड बाय एट सम हैश कोड सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच रिप्रेजेंट एन एड्रेस। ये जो आपको मिल रही है ये कहाँ से आ रही है? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड जावा डेवलपर से दे रखा है उसके थ्रू आ रही है। यानी जो टू स्ट्रिंग मेथड का जो जो आंसर मिलेगा आपको कॉल करने पर, वो आपको ये मिलेगा अगर वो ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है तो। ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये समझें कि आपने यहाँ पे ओवन पास करा है, तो आपने ओवन नहीं पास करा है बल्कि ओवन डॉट, आप ऐसे अज्यूम कर ले टू स्ट्रिंग पास करा है। अभी भी आप रन करके देख लें, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। सेम है, करेक्ट, फाइन। शॉर्टकट के लिए मैं सिंपली ओवन पास कर दे रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ। अब अज्यूम करो उस पर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ही बाय डिफॉल्ट वो दे रहा है। प्रिंट एलन क्या करता है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कोई तो कंसोल में प्रिंट करता है, राइट। तो प्रिंट एलन के अंदर उसने ही ऑटोमेटिकली कर रखा होगा। ये समझाने का तरीका है कि मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट। अब अगर हम एसटीआर पे टू स्ट्रिंग कॉल करें, यानी हम, आप एसटीआर को पास करने के आदि है ऐसे भी, से फॉर एग्जांपल आपने str1 यहाँ बना रखा है, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str1। अब क्या होगा? अब आप फैमिलियर है इसका इसका आउटपुट क्या होता है? क्या आउटपुट मिलेगा इस लाइन से? हेलो मिलेगा, राइट। यही आप करते थे ना हमेशा, प्रिंटलन के अंदर स्ट्रिंग के रेफरेंस वेरिएबल को डाल देते थे, राइट। तो आपको आउटपुट क्या मिलता था? जो स्ट्रिंग सीक्वेंस है आपका, कैरेक्टर सीक्वेंस है स्ट्रिंग में, हेलो प्रिंट हो गया। सेम चीज आप ट्राई कर लीजिए टू स्ट्रिंग कॉल करके str1 डॉट टू स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग क्लास से अब आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब स्ट्रिंग क्लास में ओवरराइड हो चुका है। और अब आप देख रहे हैं कि ये उस फॉर्मेट में फुली क्वालिफाइड नेम के साथ जो हैश कोड प्रिंट करता था वो प्रिंट ना करके इस स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन प्रिंट कर रहा है। और स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो कैरेक्टर का सीक्वेंस जो वो स्ट्रिंग होल्ड करता है। ठीक है, यानी टू स्ट्रिंग मेथड जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन अगर कोई देखना चाहे कि उसको स्ट्रिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है तो वो देख पाए। परफेक्ट, क्लियर है इतना? तो ऑब्जेक्ट की जहां तक बात थी, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कहें कि भाई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट कहेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन होगा विद द फुली क्वालिफाइड नेम सेपरेटेड बाय ऐट सिंबल, ये उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन जब आप स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर वो मतलब नहीं रह गया। ठीक है, फिर मतलब ये हो गया कि हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करें। ठीक है, यानी उसकी कैरेक्टर सीक्वेंस को प्रिंट करें। फाइन। अब नाउ लुक एट दिस P2D। ठीक है, ये इनफैक्ट टू डायमेंशनल पॉइंट ही बना देता हूँ मैं एक और। ठीक है, पॉइंट इक्वल टू न्यू। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया किसका? पॉइंट 2D क्लास का। अगर अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ये पॉइंट को पास करूंगा, तो आप ऐसे ही समझिए कि मैं पॉइंट को पास नहीं कर रहा हूँ बल्कि पॉइंट डॉट टू स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ। तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए?
लॉजिक से गेस करिए। आप सही बता पाए ना बता पाए वो अलग बात है, दिमाग चलना जरूरी है। वाई टू डी क्लास को देखना है क्या? क्या प्रिंट करेगा बेटा? 4 और 9 प्रिंट करेगा। हाँ हाँ, इसको हमने पॉइंट यहाँ पास कर दिया, तो इसके इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 9 है, उसी को लेगा। देख लेते हैं एक बार। उसने फुली क्वालिफाइड नेम सेपरेटेड बाई एड्रेस प्रिंट कर दिया। क्यों कर दिया? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, अगर एक हम टू डायमेंशनल पॉइंट की बात करें, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वही तो उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। कायदे से वो होना चाहिए, है ना? राइट। पॉइंट 3D की बात करें तो तीनों डायमेंशनल आने चाहिए उसके स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि पॉइंट का मतलब ही वही होता है। अगर हम पॉइंट को प्रिंट करना चाहें, लाइन को प्रिंट करना चाहें, तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आना चाहिए। करेक्ट, है ना? ट्राइंगल को प्रिंट करना चाहे तो तीनों लाइन आनी चाहिए along with their start points and end points, and every start point and end point should also come along with the x and y coordinate or x y z coordinate, whatever the case may be, है ना? तो ये तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन की बात सही है, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि पॉइंट टू डी में अगर आप देखें तो पॉइंट टू डी में आपने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं करा है। अगर आप अब वापस से जाकर के पॉइंट टू डी का जो ये जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है, कंट्रोल कंट्रोल से सॉरी, इसको आप उठाइए, यहाँ पे इतना करके फिर डॉट लगाइए। अब देखिए टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ से आ रहा है इसमें? अभी भी ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है ना, आपने ओवरराइड तो नहीं करा है ना? तो डिफिनेशन अभी कहाँ से आ रही है? जो कॉमन जनरल डिफिनेशन है, जनरलाइजेशन से आ रही है ना? तो वही बिहेवियर अडॉप्ट होगा, कॉल डायनेमिकली बाइंड होकर के कहा जाएगी। जब चाइल्ड क्लास के पास ये मेथड नहीं मौजूद है, वो रिटर्न मेथड नहीं मौजूद है, तो पेरेंट क्लास का एंटर मेथड यूज होगा, तो कॉल जाएगी ऑब्जेक्ट क्लास के पास। उसके बाद उसका बिहेवियर क्या है कि फुली क्वालिफाइड नेम यूज करो, ऐट सिंबल लगाओ और उसका हैश कोड प्रिंट कर दो, ये उसका बिहेवियर है। तो इसका मतलब आपको टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करके इस बिहेवियर को पॉइंट टू डी क्लास के लिए चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका सही स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन विच इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट वो प्रिंट होगा। करेक्ट? क्लियर है बात? चलते हैं अब जरा पॉइंट टू डी को मॉडिफाई करके देखते हैं इसी काम के लिए। ये कोड मैं अभी थोड़ा सा कमेंट में डाल रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बाद में आएंगे, ठीक है? मैंने कुछ करा था आपके क्लास शुरू करने से पहले डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, बट एज ऑफ नाउ जस्ट लेट मी ऐड कमेंट। इसको भी मत देखिए आप। ठीक है, अब इस क्लास में क्या है, पॉइंट टू डी क्लास में क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के गेटर एंड सेटर्स हैं, दो कंस्ट्रक्टर है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करना है मुझे? ओवरराइड करना है। ऐसे में लिखूं टू स्ट्रिंग, दिख रहा है क्या लिख करके आ रहा है? टू स्ट्रिंग रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, रिटर्न टाइप कॉलन के बाद जो होता है रिटर्न करने वाला होता है। ओवरराइड मेथड इन ऑब्जेक्ट, मैंने क्लिक कर दिया, इंटर कर दिया, तभी हो जाता है। तो इसने एनोटेशन दे दिया ओवरराइड। एनोटेशन जो होता है ये बेसिकली कुछ करने के लिए नहीं होता है, ये ये सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए होता है। तो इस एनोटेशन से आप भी पढ़ के समझ जा रहे हैं कि जो मेथड है ये ओवररिडन मेथड है फ्रॉम द पेरेंट क्लास। और अगर कोई फ्रेमवर्क यूज करेगा आपकी क्लासेस को, तो वो भी समझ जाएगा कि ओवररिडन मेथड है ये, इस एनोटेशन को देख करके। फाइन। ऐड के सिंबल के साथ जो ओवरराइड लिखा है ना, इसको बोलते हैं एनोटेशन जावा में। कुछ चीज़ को एनोटेट करना। कई बार आप देखते होंगे टूल पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ रीडर वगैरह यूज़ करते होंगे एनोटेट करने के लिए। येलो कलर का आपको मिलता है, येलो से एनोटेट कर सकते हैं इसको, राइट? या कुछ इस पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ एनोटेटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, ठीक है? चाहे आपके लिए या फ्रेमवर्क का रीड करके उसके हिसाब से फ्रेमवर्क को कोई एक्शन लेना है तो, ठीक है? बट इट डजंट एक्चुअली
डज समथिंग, इट्स नॉट एन इंस्ट्रक्शन विच डज समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरराइड लिख करके आ गया। अब क्या हुआ, ये सिग्नेचर एग्जैक्टली वही होगी जो ऑब्जेक्ट क्लास से आ रही है, क्योंकि आपको पता है ओवरराइड करने में आप सिग्नेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एज अ जनरल रूल। तो टू स्ट्रिंग मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास से था उसका रिटर्न टाइप भी पब्लिक था, एसएस मॉडिफायर पब्लिक था, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था, मेथड टू स्ट्रिंग था जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा था। और यहाँ पे अभी जो बाय डिफॉल्ट जो बन के आया है रिटर्न सुपर डॉट टू स्ट्रिंग आ गया है, यानी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे कॉल जाकर के उसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जा रहा है, यानी सेम हो रहा है। इसको आपको चेंज करना है, राइट। इस लाइन को आप चेंज करेंगे और आप क्या कहेंगे, इसको अंडर डबल कोट से फॉर एग्जांपल ब्रैकेट डबल कोट प्लस एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट प्रिंट करना है, तो मैं ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी एक्स की वैल्यू अगर 5 है, वाई की वैल्यू 7 है, तो ब्रैकेट में 5 कॉमा 7 प्रिंट हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दैट आई सी कन्वीनियंट फॉर द 2D पॉइंट क्लास, पॉइंट 2D क्लास। ठीक है गाइस, गाइस इधर देखो, ठीक है, आगे आ जाओ, बल्कि आ जाओ, हेडफोन वाले भाई साहब अभी आ जाओ। आगे क्या लिखे कोड बताओ, कॉमा लगाना है, अरे कॉमा लगाना है डबल कोट में, कॉमा फिर प्लस, अभी जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी बुलाऊंगा बुलाऊंगा मैं बारी बारी, और जब बुलाऊंगा तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। प्लस वाई, प्लस क्या होता है, कॉन्केटिनेशन होता है स्ट्रिंग में, राइट। फिर क्या करें बताओ, प्लस डबल कोट में ब्रैकेट क्लोज कर दे, राइट, दैट्स इट, सॉरी। ठीक है, अब जो कोड हमारे पास ऑलरेडी लिखा था उस कोड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, राइट, ये कोड एज इट इज है, राइट। एरर कहाँ पे दे रहा है ये, क्या कह रहा है ये, सिस्टम का नोट, अच्छा ये मैंने ऊपर लिख रखा है, या वो दिखाने के लिए कर रहा था ना वो, राइट। तो कोड बेसिकली मेरा वही है। अब ये जो पॉइंट को प्रिंट करेगा तो पॉइंट डॉट टू स्ट्रिंग के मेथड कॉल होगा, तो कौन सा मेथड टू स्ट्रिंग वाला कॉल होगा, ओरिजिनल मेथड जो टू स्ट्रिंग पॉइंट टू डी क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है हमने। देखिए आ गया, करेक्ट। अब चलते हैं पॉइंट थ्री डी में। पॉइंट थ्री डी का ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है, से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट थ्री डी ये बना रखा है, राइट। को ले चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। हम्म, अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, इसको पॉइंट थ्री डी करता हूँ। अब बताइए इस लाइन नंबर 21 से क्या आउटपुट आना चाहिए, नॉट 21, जस्ट मिनट है, तो क्या आएगा बताओ, मतलब ऐसा आएगा, करके देखें एक बार, क्या आया, 35 आया, 49 पहला था, 49 ये प्रिंट करता, फिर उसका क्या है, फिर 35 आया, 35 क्यों आया, दो ही पॉइंट क्यों प्रिंट होकर के आया। हाँ, तो अब भाई मैंने आपसे कहा था एक रूल बताया था ना कि अगर मैं आपसे चेयर मांगू तो आप, अगर अपने करीब की चेयर है तो वो उठा के देंगे,
वरना उससे जो करीब पीछे है वो उठा के देंगे, वरना सबसे दूर वाली लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा। तो अब टू स्ट्रिंग मेथड का जो क्लोजेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ मौजूद है? पॉइंट 3D क्लास में नहीं मौजूद है, तो पॉइंट 2D क्लास में तो मौजूद है, तो पॉइंट 2D वाले पे डेलीगेशन हो जाएगा। अगर उसपे मौजूद नहीं होता तब वो जाता ऑब्जेक्ट क्लास के पास, तब वो जो आप कह रहे हैं कि तब मतलब एड्रेस प्रिंट करता, हाँ सही है, तब होता। ठीक है, क्लियर है? क्या समझ में आया? आया? घर से तो अभी ला रहे हो यार, लेट आने से क्या मतलब? अच्छा, ठीक है भाई। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि 3D रिप्रेजेंटेशन पॉइंट का है तो हम क्या करें, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग मेथड को पॉइंट 3D क्लास के अंदर भी दोबारा से। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, टू स्ट्रिंग, इसको ओवरराइड कर दिया हमने, रिटर्न, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं पॉइंट 2D क्लास से, आसानी होगी। पॉइंट 2D क्लास कहाँ गया? जी, अल्टी 15। अब बताइए क्या करें इसमें? एक्स वाई दो चीज आ गई, फिर अभी कॉमा लगाना है, राइट? कॉमा, फिर प्लस जेड, फिर प्लस डबल कोट ब्रैकेट। ठीक है, अभी कंपाइलेशन क्यों आ रही है? आ कहाँ रही है पहले ये देखिए, एक्स और वाई के नीचे आ रही है ना, अंडरलाइन जो दिखा रहा है, जहाँ दिखा रहा है वही प्रॉब्लम है इसका मतलब, है ना? क्या प्रॉब्लम होगी बताइए, गेस करिए। जेड को तो डायरेक्टली मैंने एसेस कर लिया, जेड में कोई एरर नहीं दिख रही है, क्योंकि जेड जो है पॉइंट 3D क्लास का ही एक्सटेंशन है। एक्स एंड वाई कहाँ से आ रहा है? पेरेंट क्लास से आ रहा है, 2D क्लास से, वहाँ पे क्या है, प्राइवेट है। जब प्राइवेट है तो डायरेक्टली एसेस नहीं हो सकता, कैसे एसेस हो सकता है? अभी हम कर नहीं रहे हैं उसको ना, डाटा हेडिंग को फॉलो करने के लिए हमने उसको प्राइवेट बना रखा है, राइट? अब यहाँ पे कैसे हम उसको एसेस करें फिर? पब्लिक मेथड से करें, राइट? कौन सा मेथड यूज करें? मेथड तो और इनहेरिट होके आए हुए हैं, मेथड तो पब्लिक थे ना, गेटर सेटर मेथड पब्लिक थे, वो तो आई है हमारे पास, राइट? तो कौन से मेथड थे वो? गेट एक्स, गेट वाई, रीड करने के लिए चाहिए ना हमको, तो कुछ भी सुपर ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, लगाएंगे तो भी चलेगा लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेथड तो हमारे पास आ ही रहे हैं। गेट एक्स, सिंपली आप ये कॉल करेंगे, ठीक है? पब्लिक मेथड है ना, वो विजिबल है आपके पास, आपका पार्ट बन गए, और 3D क्लास का पार्ट बन गए वो, ठीक है? करेक्ट है। सुपर लगा देंगे, सुपर डॉट गेट एक्स या गेट वाई करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। बट जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ मेथड विजिबल थे और इसका पार्ट बने पॉइंट 3D क्लास के, तो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है? अब जाते हैं टेस्ट मॉड्यूल पे दोबारा से, सेम पॉइंट 3D को आपको प्रिंट करते हैं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। पूरा आ रहा है 359, करेक्ट? गैस या तो क्लियर है? तो इसका मतलब सिर्फ यही टू स्ट्रिंग मेथड ही नहीं, जितने भी मेथड्स हैं आपके ऑब्जेक्ट क्लास में, वो सारे के सारे जनरलाइजेशन है, ठीक है? और उनको आप चाहे तो स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं, कैसे? ओवरराइड करके, ठीक है, चाइल्ड क्लासेस में।
जैसे कि टू स्ट्रिंग मेथड को मैंने बनाया है। कोई डाउट इस पे, कोई क्वेश्चन, कुछ और अटेम्प्ट करना चाहेंगे इसमें कोड में? इंटीजर का क्या होगा आप पूछ रहे हैं? टू स्ट्रिंग मेथड का पर्पस ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कंसोल पे प्रिंट हो जाए या रिटर्न हो जाए। प्रिंट नहीं हो जाए, रिटर्न हो जाए। प्रिंट तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर पास करने पर होगा, राइट, रिटर्न हो जाए। तो जब तक वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल था, तब तक क्या होता था कि ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड का बिहेवियर जो था वो क्या था कि ऑब्जेक्ट का फुली क्वालिफाइड नेम सेपरेटेड बाय एड सिंबल और एक हैश कोड जो कि उसके एड्रेस को का एक रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रिंट होके आता था। फिर ऑब्जेक्ट क्लास से जो क्लास आपके चाइल्ड बनकर बन रहे हैं, जैसे पॉइंट टू डी क्लास है, पॉइंट टू डी डजंट एक्सटेंड फ्रॉम एनी क्लासेस, तो ऑटोमेटिकली इट एक्सटेंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। इसमें अगर हम जब तक हम ओवरराइड नहीं कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट क्लास का बिहेवियर था वही काम कर रहा था, यानी पूरी क्वालिफाइड नेम के साथ हैश कोड प्रिंट हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पॉइंट टू डी क्लास में टू डायमेंशनल क्लास का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए उस मेथड को ओवरराइड कर दिया, यानी टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया, तो कंट्रोल कहाँ चला गया? डायनेमिकली बाउंड होकर के चाइल्ड क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड में चला गया। सिमिलरली हमने पॉइंट थ्री डी में क्या करा? पॉइंट थ्री डी में फिर से हमने ओवरराइड करा उस टू स्ट्रिंग मेथड को जो पॉइंट टू डी क्लास से आ रहा था, ठीक है, और उसको भी अलग डिफिनेशन प्रोवाइड कर दी तीनों डायमेंशन को अकोमोडेट करने के लिए। क्लियर है? और कोई डाउट? अच्छा, तो कुछ इस पे थोड़ा सा इधर उधर करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स प्ले समथिंग। से फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट थ्री डी जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ प्रिंट करा है, आप थ्री डायमेंशनल पॉइंट देख रहे हैं इसको, राइट, इसका टाइप जो है पॉइंट थ्री डी ना होकर के ऑब्जेक्ट होता, तब क्या आउटपुट मिलता है? पॉइंट थ्री डी टाइप से हमने ऑब्जेक्ट टाइप रिप्लेस कर दिया, because point 3D is point 2D, point 3D is also an object. So the reference variable of an object can be used to store the address of point 3D object at the runtime. ठीक है, सिंपल सा रूल, इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब क्या आउटपुट मिलेगा हमको, क्या प्रिंट होगा अगर हम इस पॉइंट थ्री डी को अब पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर? क्या आएगा? श्योर? दो बातें हो सकती है। अगर रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का है तो हो सकता है ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग वाला मेथड कॉल हो, और तब क्या होगा, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ये बोले कि थ्री डायमेंशनल थ्री अंडरस्कोर डायमेंशनल अंडरस्कोर इंटीज डॉट पॉइंट थ्री डी एट सम हैश कोड प्रिंट करे। एक तो ये बात हो सकती है, या फिर ये करे कि भाई पॉइंट थ्री डी का जो अब तक तीनों ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड कोऑर्डिनेट्स है वो प्रिंट कर दे। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, कौन सी आपको लगता है कि होगी? कोऑर्डिनेट प्रिंट होंगे। कितने लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेट प्रिंट होगा, कितने लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट वाला प्रिंट होगा? कोऑर्डिनेट वाले कितने कह रहे हैं, हाथ खड़े करो। दो लोग। कितने लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट वाला होगा? आप दो लोग कह रहे हैं। रीजन दोनों बताओ। और टाइप तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है ना, आप बताओ। भाई कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए, आप आंसर कर लोगे बड़े आराम से। आपको शुरू से मैंने बताया था, जब एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू कैट करते हैं तो ए रेफरेंस वेरिएबल पे डिप डॉट लगाएंगे तो मेथड्स वही कॉल करने देगा जो एनिमल में डिफाइंड है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर ओवररिडन मेथड है तो कॉल डायनेमिकली डिस्पैच होगी डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एट द रन टाइम। तो किस मेथड पे कॉल जा रहा है, अगर वो कॉन्टेक्ट में डिफाइंड है ना, यानी पेरेंट क्लास के टाइप में डिफाइंड है, तो उसको आप कॉल भी कर सकते हैं कंपाइल टाइम पे, कॉल उसका लगा सकते हैं, और रन टाइम पे एक्चुअली कॉल कहाँ जाएगा, वो डायनेमिक मेथड डिस्पैच होगा, वो फिर वो किस पे जाएगा?
जो जिस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा अगर उसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है तो उससे पहले जाएगा। इन लोगों ने जो बात कही वो सही कही थी। इसका मतलब क्या है कि जो कॉल जाएगी वो पॉइंट थ्री डी क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड पे जाएगी, ना कि ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड पे जाएगी। यहाँ पे डायनेमिक मेथड डिस्पैच कंट्रोल में आएगा। ठीक है, देख लो, फिर से एक बार देख लो इसको चला के। हो रहा है ना? फाइन। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पॉइंट टू डी होता तब क्या आउटपुट आता? क्या हो रहा है? तब क्या होता? सेम वही होगा, दो केसेस होगा। कौन सा? या फिर अच्छा, कोऑर्डिनेट प्रिंट होंगे तो कौन से होंगे? दो डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्रिंट होंगे, थ्री डायमेंशनल प्रिंट होंगे? भाई आपको जब कौन से मेथड पे कॉल जाएगी वो देखना है तो आप इसको देखेंगे हमेशा कि रन टाइम पे ऑब्जेक्ट किसका किसका बन रहा है, और उस ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर वो मेथड डिफाइंड है कि नहीं है। अगर उसके अंदर डिफाइंड है तो उस पर कॉल जाएगा, अगर उसके अंदर डिफाइंड नहीं है तो उसकी इमीडिएट पेरेंट क्लास पे जाएगा, जैसे पॉइंट टू डी हुआ। उसमें भी डिफाइंड नहीं है तब ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाएगा, जो कि सुपर क्लास है हर क्लास का। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोड में। कोड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें भी। इस बात को, बस इतनी सी बात को अगर आप समझ जाएं कि सुपर क्लास के टाइप से हर चाइल्ड क्लास को रिफर किया जा सकता है, एक रूल। दूसरे, ये जो लेफ्ट साइड वाला कोड है जिसको डिक्लेरेशन कहते हैं, टाइप डिक्लेरेशन, ये कंपाइल टाइम में सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि कौन कौन से वेरिएबल या मेथड पे आपको आप एक्सेस कर सकते हैं। और रन टाइम वाला जो कोड होता है उस पर एक्चुअली डायनेमिक मेथड कॉल जाएगी। डायनेमिक बाइंडिंग कोई राइट साइड वाला पॉइंट जो है वो हैंडल करता है। तो आप पूरे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को और प्रोग्राम टू सुपर टाइप को भी आसानी से समझ जाएंगे। अगर ये नहीं समझा तो इनहेरिटेंस नहीं समझा आपने, है ना? क्योंकि इनहेरिटेंस का कोई यूज तो होना है ना। आप यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो एक टूल आपके हाथ में थमा दिया जाए, आपको पता ही नहीं है टूल को यूज कैसे करना है, फायदा क्या उसका? ठीक है। अगर पॉइंट थ्री डी में इस कोड को मैं डिलीट कर दूं, तब सेम कोड का आउटपुट अब क्या होगा? 3.5 आएगा? क्या लगता है? श्योर? क्यों? यहाँ तो है ना, जेड पास कर रहा हूँ 9 में, टू स्ट्रिंग जेड आया है। तो टू स्ट्रिंग मेथड किस क्लास से कॉल होगा इस कंडीशन में? पॉइंट थ्री डी से तो हटा दिया मैंने। छोटी वाला क्यों होगा, ऑब्जेक्ट वाला क्यों नहीं होगा? ऑब्जेक्ट में टू डी टू स्ट्रिंग मेथड था ना, हमने ओवरराइड किया था टू डी में, राइट? फिर थ्री डी में ओवरराइड किया था, थ्री डी वाला हटा दिया हमने। क्यों भाई, पॉइंट टू डी वाला टू स्ट्रिंग मेथड क्यों कॉल होगा? सेम रूल जो आपको पता है, सबसे करीब की चेयर आप उठा के देंगे, तो सबसे करीब की तो उसकी इमीडिएट पेरेंट क्लास की, यानी पॉइंट टू डी का टू स्ट्रिंग मेथड है, तो उस पर कंट्रोल जाएगा। सिंपल सी बात है। वो नहीं होता तब फिर ऑब्जेक्ट क्लास पे जाता। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है? चलो मैं इतने तक का वीडियो अपलोड करता हूँ, पहले इसको पढ़ो आप लोग, ठीक है? फिर आगे बढ़ने का कोई पर्पज सॉल्व होता है, ठीक है? वरना फिर फायदा नहीं होगा। और भाई देखो, शुरू से जो चीज़ें, जो बेसिक फंडामेंटल हर क्लास में रिपीट करता हूँ, आप उसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हर चीज़ एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड होती है। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगी बात, है ना? कुछ कुछ चीज़ को मतलब उसके रियल सेंस के साथ समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, राइट?
ऊपर ऊपर वाली बात नहीं है कि बस एक लैंग्वेज पढ़ ली और पता भी नहीं क्या पढ़ लिया हमने। तो थोड़ी मेहनत तो बनती है ना भाई। वंस इन अ लाइफ टाइम मेहनत है ये, एक लैंग्वेज को अच्छे से समझना। फिर जो भी लैंग्वेज आप सीखेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी वो।